तो चलिए दोस्तों, अब हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जब सारे ही मेजर पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्टेड हैं, हमारे गांधी जी भी। अब हम देखेंगे विद इन कांग्रेस अलग अलग आइडियोलॉजीज डेवलप होते हुए। जैसे हम बात करेंगे स्वराजिस्ट के बारे में, हम बात करेंगे नो चेंजर्स के बारे में, हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिविस्ट के बारे में, हम बात करेंगे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट के बारे में। तो देखिए, होता क्या है कि अब गांधी जी तो अरेस्ट हो चुके हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विद इन कांग्रेस डिफरेंट ग्रुप्स इमर्ज हो जाते हैं। पहला ग्रुप जिसे कहा गया स्वराजिस्ट, ये थे प्रो चेंजर, जो चेंज को सपोर्ट कर रहे थे। इनका कहना ये था कि देखो, हम लोगों को काउंसिल में एंटर करके प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काउंसिल के बाहर बैठेंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपने पपेट्स को, अपने पिट्ठुओं को काउंसिल के अंदर एंट्री दे देंगे और इंडियंस को लगेगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग कर रहे हैं, जबकि वो तो ब्रिटिशर्स के पपेट हैं। तो ब्रिटिशर्स उनके हाथों ये जो नेशनलिज्म की पूरी डिबेट चालू हुई है, जो पूरा प्रोटेस्ट चालू हुआ है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें काउंसिल के अंदर जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो भी वो बिल्स लेके आते हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उनके बिल को गिराना चाहिए। इस तरीके से हमारा प्रोटेस्ट शोकेस कर पाएंगे और भारतीय लोगों को उनकी असलियत और अच्छे से दिखा पाएंगे। और साथ ही अगर हम काउंसिल में रहेंगे तो हम लोगों की भलाई के लिए बिल्स भी ला पाएंगे। वहीं दूसरा एक ग्रुप था जिसे कहा गया नो चेंजर। ये मानते थे कि हमें इलेक्शंस का पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और जो हमारी अप्रोच है वो इलेक्शन जीतने में डाइवर्ट हो जाएगी, जबकि वो होना चाहिए अभी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए। ये किस तरीके के कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात चल रही, देखो, आप लोगों को बार बार हर चीज़ के लिए पीछे जाना पड़ेगा अगर आपको किसी भी चीज़ को समझना है। तो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, पढ़ा था जब हम खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से सडन नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ड्यू टू दिस चौरी चौरा इंसिडेंट हमारे गांधी जी ने बंद कर दिया। हमने ये भी देखा कि इस कारण से सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो यंगर जनरेशन होती है वो पूरी तरीके से बौखला जाती है कि अब क्या करें। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हमें इसके बाद कभी देखने को इस मासिव लेवल पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो नो चेंजर्स थे, इनका कहने का मतलब ये था कि हमें कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए कि फिर से जब भी हमें मास प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत महसूस हो, हम वो कर पाएँ, हम लोगों को जोड़ सकें। अभी इनके मेन प्रोटोगोनिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे स्वराजिस्ट जो थे, जो काउंसिल में एंटर होना चाहते थे, वो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और अजमल खान। वहीं जो नो चेंजर्स थे उसमें आते हैं सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी। इसके बाद 1922 दिसंबर में आईएनसी का गया में सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सी आर दास। और यहाँ पे जो काउंसिल में एंट्री का प्रपोजल था उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये रिजेक्ट कर दिया गया तो ये बात तो तय थी कि जो स्वराजिस्ट हैं वो गुस्सा तो होंगे, राइट। और हमारे गांधी जी जो उस समय जेल में बैठे हुए हैं, है ना, उनका क्या व्यू पॉइंट होगा, या फिर मैं कहूँ जब 1924 में जब उनकी तबीयत खराब थी और वो जेल से निकल गए, उनका क्या व्यू पॉइंट था ऐसी चीज़ों को लेके। तो पहले तो देखो, मैं आपको बता दूं कि वो काउंसिल की एंट्री में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं काउंसिल की एंट्री में बाधा डालूंगा, इन स्वराजिस्ट का अपोज करने लग जाऊंगा जो इस काउंसिल में एंटर कर चुके हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो पहले वो इनका अपोज करते थे, मगर बाद में जब उन्होंने देख लिया कि स्वराजिस्ट काम कर रहे हैं अंदर जाके, तो ये खुद ही उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये इनकी कहानी थी। खैर, फिर से आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पे। तो यहाँ पे ये जो प्रपोजल था काउंसिल एंट्री का, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जनवरी 1 2023 में कांग्रेस के ही अंदर एक खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली जाती है। ऑफ कोर्स ही बात है, प्रेसिडेंट कौन थे, सी आर दास, सेक्रेटरी खुद बन गए मोतीलाल नेहरू, जो स्वराजिस्ट में ही थे, ठीक है। फिर 1923 सितंबर में स्पेशल आईएनसी का सेशन होता है दिल्ली में। अध्यक्षता की जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा।
और फाइनली स्वराजिस्ट को परमिट किया जाता है इस सेशन में। और 1923 के नवंबर इलेक्शन में स्वराजिस्ट 101 में से 42 सीट जीत जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ पे रहते हुए ये बहुत सारी चीज़ों को करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे जब उनके सामने कोई भी सिविल लिबर्टीज़ का क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए पावरफुल स्पीचेस देते हैं, लोगों की सिविल लिबर्टीज़ बचाने के लिए एजिटेशन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। इसी तर्ज पे विट्ठल भाई पटेल को फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया जाता है। वो काउंसिल में रहते हुए बहुत से अहम बिल को, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 को जो इंडियंस के अगेंस्ट था, उसे डिफीट करते हैं। और ये इनकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे उन्होंने काउंसिल में रहते हुए जो भी सबमर्सिव फॉरेनर्स टेंडेंसी थी या एक्ट थे, उनको बैकआउट करने पे मजबूर किया। उन्होंने अपने एक्टिविटी से जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्योंकि हमारे सारे नेशनल लीडर्स जेल में थे, हमने अभी देखा, वो जगह को फिल करने का काम इन लोगों ने किया। साथ ही काउंसिल में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि कैसे उसे क्रिएटिवली यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें ये सारे एडवांटेज इनसे देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पे हमें इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। साथ ही जब पावर और प्रिविलेज हाथ में आती है तो अच्छे से अच्छा आदमी बिगड़ जाता है। इनके हाथ में भी जब पर्क्स और प्रिविलेजेस लगी, पावर आई ऑफिस के अंदर, तो इनके भी रुख जो हैं वो काफ़ी मुद्दों पे बहुत नर्म देखने को मिले। ये इनके खिलाफ आर्गुमेंट दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे जो स्वराजिस्ट हैं ये भी धीरे धीरे वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी इंटरनल डिवीजन होने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और ये स्वराजिस्ट भी आगे चल के रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट लाइंस पे अलग हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिविस्ट उन लोगों को कहा गया जो ब्रिटिशर्स से अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑपरेट कर गए, और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो रिस्पॉन्सिविस्ट में नाम आता है एनसी केलकर का, लाला लाजपत राय का और मदन मोहन मालवीय का। फाइनली 1930 में वही स्वराजिस्ट जो काउंसिल में एंट्री लेके गए थे ब्रिटिश का काला चिट्टा का पर्दाफाश करने के लिए, वो स्वराजिस्ट वॉकआउट कर देते हैं और पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन के थ्रू। 1925 में सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये एक फैक्चुअल पॉइंट है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि प्रो चेंजर्स जो थे, ठीक है, दे वोटेड आउट गवर्नमेंट, डिफीटेड बिल्स, एक्सपोर्ट्स पॉलिसीज। नो चेंजर्स जो थे, दे हैव डन और दे हैव स्टैब्लिश नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस, क्योंकि ये बाहर काम कर रहे थे और ये काउंसिल के अंदर काम कर रहे थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी में काम किया। हमने देखा था कैसे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत कम हो गई थी, उसको बढ़ाने का काम किया। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का बैकबोन बनाई, बहुत सारे आश्रम्स बनाए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, लोगों की वेलबींग के लिए। और साथ ही फॉरेन क्लोथ और लिकर को टोटली बॉयकॉट करने का काम किया। जो प्रो चेंजर्स थे, इनका पर्सपेक्टिव था कि एक नया फ्रंट हमें ओपन करना चाहिए काउंसिल में एंट्री के थ्रू, जहाँ पे हम मासेस को अपने साथ ला पाएँ, वरना अपने आदमी बैठा लेंगे वो लोग और हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे हमारे लोगों को। यही जो मैंने आपको समझाया था। और नो चेंजर का पर्सपेक्टिव क्या था कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क को इनफैक्ट छोड़ देंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन की जगह उसको कंस्ट्रक्टिव कर लेते हैं। तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हम नहीं कर पाएंगे और पॉलिटिकल करप्शन बढ़ेगा, जो कि ऐसा हुआ भी था। प्रो चेंजर से ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बन जाती है, ये हमने देखा। लाला लाजपत राय, मोहन मालवीय, एनसी केलकर रिस्पॉन्सिव कहलाते हैं, और नॉन रिस्पॉन्सिव ये दोनों स्वराजिस्ट में से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये पूरी हमने कहानी देखी।